क्या, और हम स्पोर्ट्स में अपने डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के अंदर जिन सारे गेम्स से आप लोग हैं, तो उन सारे गेम्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं हूं डॉक्टर दीपक मिश्रा, साइंटिफिक ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, NSNIS, पटियाला। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब हुआ खेल मनोविज्ञान, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है स्पोर्ट्स और दूसरा शब्द है साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, खेलों का मतलब क्या है। स्पोर्ट्स इज एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन और हेल्थ। तो खेलों को परिभाषित किया गया है कि खेल जो है वह किसी तरह की शारीरिक गतिविधि, यानी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी शारीरिक गतिविधि जो कि कंपटीशन के पर्पज से, यानी प्रतियोगिता के पर्पज से, रिक्रिएशन के पर्पज से, यानी कि इंजॉयमेंट के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, शिक्षा के पर्पज से, या स्वास्थ्य के पर्पज से। तो प्रतियोगिता, इंजॉयमेंट, शिक्षा या स्वास्थ्य, इन सभी मकसद से जो शारीरिक गतिविधि की जाती है उसको हम स्पोर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इज एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी शारीरिक गतिविधि जो कि कंपटीशन, प्रतियोगिता, रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा या स्वास्थ्य के उद्देश्य से की जाती है, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है। यह डेफिनेशन जो है वह यूरोपियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने 1996 में दी थी। तो ऐसे हम स्पोर्ट्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा शब्द आता है। दूसरा शब्द क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर यानी कि मनुष्य के दिमाग और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही। ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, यानी आदमी के दिमाग और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह कहलाता है साइकोलॉजी। इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ पर्सन्स माइंड एंड behavior, how a person behaves and whatever he is thinking in his mind. So that is scientific study of whatever a person is thinking in his mind and the person is behaving, that is studied scientifically with psychology, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम आदमी के दिमाग और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जैसे साइकोलॉजी का जब हम लोगों ने साइकोलॉजी की जब शुरुआत हुई थी, मनोविज्ञान की जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय मनोविज्ञान को कहा गया मनोविज्ञान, जैसे कि शब्द से ही लग रहा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को अगर हम मनोविज्ञान को दो शब्दों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, मन प्लस विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान इसी से बना है, मन प्लस विज्ञान, ठीक है। तो सुनने में लगेगा कि यह मन का विज्ञान है ना, मन का विज्ञान है, ऐसा सुनने में लगता है। मनोविज्ञान तोड़ेंगे तो मन का विज्ञान बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मनोविज्ञान तो कहा गया, लेकिन ये बात डिसाइड अभी तक नहीं हो पाई है कि मन कहाँ होता है, ठीक है। मन शब्द बहुत तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज, अपनी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, वहां मन शब्द का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं। मन शब्द का इस्तेमाल कभी हम अपने दिमाग के लिए करते हैं, कभी अपने फीलिंग्स के लिए करते हैं, कभी अपने इमोशंस के लिए करते हैं, और कभी किसी दूसरी चीज के लिए करते हैं, ठीक है। तो मन शब्द का क्या मतलब होता है, मन शब्द का मतलब अभी तक क्लियर नहीं, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है कि जब हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या कोई भी जो सब्जेक्ट है वह एक साइंस है, जब ये कहा जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, कि मतलब ये मान लो आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी, आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स पढ़ी, आप लोगों ने लास्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, इसके पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज, कोई सब्जेक्ट को विज्ञान कहा जाना है, तो विज्ञान कहने का क्या मतलब होता है कि विज्ञान कहने का मतलब यह होता है कि वह जिस चीज का अध्ययन करती है वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि वह क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है।
वैसे ही जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मटेरियल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है कि साइंस बनने के लिए, किसी सब्जेक्ट को साइंस बनने के लिए क्या होता है कि उसको एक ऑब्जेक्टिव होना होता है कि वह किस चीज की स्टडी कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि क्या चीज स्टडी कर रहा है वो सबको पता हो, और दूसरा यह कि जो कोई भी चाहे वह उस सब्जेक्ट को, मतलब उस चीज को करके देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आपने केमिकल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपने इंडिया में वो एक्सपेरिमेंट किया, और आप कह रहे हैं कि जब हम इस चीज को इस चीज से मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो पानी बनेगा, ठीक है। तो हमने इंडिया में जब ये स्टडी की कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाया तो पानी बना, वही चीज अगर यूरोप में की जाएगी तो वहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से पानी ही बनेगा, ठीक है। लेकिन तो यह हुआ साइंस कि मतलब कि हमको पता है कि हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा कि वही काम अगर कहीं दूसरी जगह करने की कोशिश की जाए तो वहां पर भी यही रिजल्ट मिले। इसको हम कहते हैं इंपीरिसिज्म। इंपीरिसिज्म मतलब कि इंद्रियानुभविक, मतलब कि जो चाहे वह उसको करके देख पाए, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं साइंस। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि साइकोलॉजी के अंदर जब कहा जाता है, जब साइकोलॉजी के अंदर, जब साइकोलॉजी की हिंदी वाली डेफिनेशन जो मनोविज्ञान वाली है, तो इसमें क्या हुआ कि मन प्लस विज्ञान, लेकिन मन कहाँ है या किसी को पता ही नहीं है कि हम मन अपने दिमाग को कह रहे हैं, या मन अपने हार्ट को कह रहे हैं, या मन अपनी फीलिंग्स को कह रहे हैं, या मन अपने इमोशंस को कह रहे हैं। तो इससे जो है यह क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसकी वजह से साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं थी। कि किसी ने कहा कि जब हम मान लीजिए कि स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, किसी ने कहा कि मैं एग्रेसिव सा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो एग्रेसिव महसूस करने की क्या वजह है। तो जब हमको यही पता नहीं है कि मन कहाँ है, तो हम इसकी स्टडी कैसे करेंगे कि एग्रेसिव महसूस करने की वजह क्या है। तो बाद में फिर वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये जो है एक्चुअली कोई आदमी का, मतलब ये जो किसी आदमी के अंदर क्या चल रहा है, किसी आदमी के अंदर क्या चल रहा है, यह देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके व्यवहार को देखें कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वह बहुत क्लियरली उसका जो बिहेवियर होता है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के रूप में, ताकि सब लोग उसको देख पाए कि वो क्या चीज है। मतलब अगर अगर आप एग्रेसिव होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एग्रेसिव होते हैं तो क्या करते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप हो सकता है कि कुछ और मतलब इस तरह की एक्टिविटी करें जो हम एग्रेशन के अंदर करते हैं, तो वह सामने की तरफ सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए बाद में यह डिसाइड किया गया कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो होगा वह होगा ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, आदमी का व्यवहार। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी विल बी ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो फिर ये बात हुई कि हम साइकोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करेंगे। साइकोलॉजी को कहा गया कि साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वह मनुष्य के दिमाग और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। तो यह क्लियर हुआ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, खेल और प्लस मनोविज्ञान। खेलों को डिफाइन किया गया कि खेल जो है कोई भी शारीरिक गतिविधि जो कि कंपटीशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन या हेल्थ के पर्पज से की जाती है, उसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। और साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि मनुष्य के व्यवहार और दिमाग का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यह क्लियर है हमको कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो दोनों शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है उनका क्या मतलब हुआ। इसके बाद आता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अब एक साथ कैसे डिफाइन किया जाए। हमने यह देख लिया कि साइकोलॉजी जो है वह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो कंपटीशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन या हेल्थ के पर्पज से की जाती है उसको हमने कह दिया कि ये स्पोर्ट्स है, ठीक है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो कंपटीशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन या हेल्थ के पर्पज से किया जाता है उसको हमने कह दिया कि ये स्पोर्ट्स है। साइकोलॉजी जो है वह आदमी के व्यवहार का और उसके दिमाग का अध्ययन है। तो दोनों को मिलाकर के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या हुई, ठीक है। बहुत क्लियर है, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस, प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो क्या हुआ कि
खेलों के अंदर, मतलब ये तो डेफिनेशन कुछ और कह रही है जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अगर हम उन दोनों डेफिनेशंस को जोड़ें, स्पोर्ट्स की डेफिनेशन और साइकोलॉजी की डेफिनेशन, तो उन दोनों को अगर जोड़ें तो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बहुत मतलब सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेलों में खिलाड़ी के व्यवहार का अध्ययन। क्लियर? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन एथलीट्स बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत क्लियर सा ये आ गया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन एथलीट्स बिहेवियर इन स्पोर्ट्स, क्योंकि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट कोई फिजिकल एक्टिविटी जो कंपटीशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन या हेल्थ के पर्पज से की जाती है वो स्पोर्ट्स हो गई, और आदमी के व्यवहार का स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब खेलों में एथलीट के व्यवहार का अध्ययन जो है वह हो गया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया गया, उसको वो जो डिफिनेशन में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल बेसिस, प्रोसेसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, तो खेल मनोविज्ञान क्या है? खेल मनोविज्ञान क्या है? खेलों में जो उसका मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है, साइकोलॉजिकल बेसिस, प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेसेस उनमें चलती है, कौन कौन से उसके इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे हम खेलों में बात करते हैं कि खेलों के अंदर कौन कौन सी चीजें काम आते हैं, जो साइकोलॉजिकल बेसिस एंड प्रोसेसेस, कि खिलाड़ी का मोटिवेशन, खिलाड़ी का एटीट्यूड, खिलाड़ी का एफर्ट, खिलाड़ी की बाकी सारी चीजें जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इमोशनल प्रोसेसेस, सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कि साइकोलॉजिकल बेसिस और प्रोसेसेस क्या क्या है। अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी हुई है कि फोकसिंग, ये सारी सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस, अब इसको इस तरीके से समझा सकता है कि किसी खिलाड़ी की ये सारी प्रोसेसेस, किसी खिलाड़ी का मोटिवेशन, किसी खिलाड़ी का अटेंशन, sports psychology, what we say, sports psychology is the study of psychological basis, processes and effects of sport. So this definition has two parts. One is sports psychology is the study of sport, as the study of can be defined as the study of psychological basis, processes and effects of sport. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. आ रही है सर। Okay, ठीक है। So sports psychology is the study of psychological basis, processes and effects of sport. इस definition के दो पार्ट, it is the study of psychological basis and processes। ठीक है, तो एक पार्ट ये हुआ कि एक पार्ट है कि खिलाड़ी की ये सारी जो हम साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन, इमोशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकसिंग, ग्रुप प्रोसेसेस, जो सारा कुछ है, टीम गेम के लिए ग्रुप प्रोसेसेस और बाकी सारा कुछ, और इंडिविजुअल गेम्स के लिए अटेंशन, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन और ये सारा, ठीक है, तो ये सारा कुछ उसकी परफॉर्मेंस पर कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट, इसमें जो लास्ट वर्ड है इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट में परफॉर्मेंस इन सारी चीजों पर क्या प्रभाव डालती है। ये दोनों बातें इसके अंदर कि खिलाड़ी का मोटिवेशन, इमोशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, एटीट्यूड, ग्रुप प्रोसेसेस, टीम फीलिंग, टीम कोहेजन, ये सारी चीजें उसके परफॉर्मेंस पर क्या असर डालती हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम इसकी भी स्टडी करते हैं, और जो इस परिभाषा का अंतिम पार्ट है इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट पार्टिसिपेशन का इन सब चीजों पे क्या असर पड़ता है कि ये खिलाड़ी जब खेलता है और कई बार जीतता है, कई बार हारता है, तो उसकी इन सब चीजों पे क्या असर पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा खिलाड़ी खेल रहा है और लगातार जीतता जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो लगातार जीतता जा रहा है तो उसका मोटिवेशन, उसका ये बाकी सारी चीजें कैसी होंगी, उसमें डिफरेंस होगा। और अगर वो लगातार हार रहा है तो चीजें दूसरी तरह से होंगी, अगर वो कभी हार रहा है कभी जीत रहा है तो चीजें दूसरे तरीके से होंगी। जस्ट अ मिनट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस, प्रोसेसेस। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकल जो कौन सी जो खिलाड़ी की जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का मोटिवेशन, इमोशन,
और बाकी सारी चीजें, वो उसकी खेल की परफॉर्मेंस पर क्या असर डालते हैं, और दूसरा कि उसकी खेल की परफॉर्मेंस इन चीजों पे क्या असर डालती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम इन दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं। और एक आपको मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई, जो हम स्पोर्ट और साइकोलॉजी दोनों शब्दों को अगर जोड़ दें तो वहां पे क्या होता है कि खेलों में एथलीट के व्यवहार का अध्ययन जो है वह कहलाएगा खेल मनोविज्ञान। ठीक है, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है ये एक काफी बड़ा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम जब देखते हैं कि मैंने बहुत सारे आपको वर्ड्स बताए कि मोटिवेशन, इमोशन और पर्सनैलिटी और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर हमको इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें स्टडी करने के लिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट often distinguish between two subdivisions of sports psychology। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, वह लगभग दो तरीके से काम करते हैं। ठीक है, दो तरीके क्या हैं, एक पार्ट हुआ इसका एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और दूसरा पार्ट हुआ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, एक पार्ट हुआ एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और दूसरा पार्ट है अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दो पार्ट हो गए, एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि शैक्षणिक कह सकते हो हिंदी में, अगर हम बात करें कि शैक्षणिक खेल मनोविज्ञान। शैक्षणिक खेल मनोविज्ञान का क्या मतलब हो गया, जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स। यह क्या है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स शिक्षा से संबंधित है। फोकसेस ऑन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो फैक्टर्स जो कि खेलों में भाग लेने को, खेलों की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं और फिर उनके बारे में जो नॉलेज मिलती है, इस स्टडी से जो नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज हम लोग उसको फिर दूसरे जो हमारे कोचेज हैं, जो जैसे आप लोग कमिंग कोचेज हो और जो अपकमिंग कोचेज हैं, अपकमिंग जो दूसरे लोग टीचिंग के अंदर आने वाले हैं, तो उनको इस नॉलेज के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस को, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हुआ एकेडमिक पार्ट, जो कि ज्यादातर रिलेटेड है एकेडमिक से, टीचिंग से और शिक्षण से, टीचिंग और शिक्षा देने की प्रोसेस से और टीचिंग से जो है वह रिलेटेड, वह कहलाएगा एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरा पार्ट हुआ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि जहां पर उसका यूज होता है, तो इट फोकसेस प्योरली ऑन अप्लाइंग साइकोलॉजी टू एनहांस एथलीट परफॉर्मेंस। यहां पर क्या हो रहा है कि साइकोलॉजी का यूज हो रहा है केवल एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जहां पर 1-to-1 एथलीट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का, और वह साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं एथलीट की परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए, तो वह कहलाएगा अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, उसी जो मतलब हमने जो एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर जो नॉलेज गेन की, एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर जो नॉलेज गेन की, एकेडमिक के अंदर रिसर्च भी आ जाएगा और टीचिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हमने जो नॉलेज गेन की थ्रू रिसर्च, थ्रू टीचिंग, जो नॉलेज गेन की कि मैंने रिसर्च किया और मैंने रिसर्च करके फिर टीचिंग की, आप लोगों को ये सारी बातें पता चली कि कैसे होगी। ठीक है, अब जब आप इस नॉलेज को एथलीट के साथ अप्लाई करते हैं तो वह हो जाएगा अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, तो एकेडमिक पार्ट के अंदर क्या करते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च करते हैं, हम टीचिंग एंड रिसर्च करते हैं, हम शिक्षण करते हैं और हम शोध या अनुसंधान करते हैं। ठीक है, और अनुसंधान करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि खेलों में जो पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो खेलों में पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। यह बात हम रिसर्च से जानते हैं और टीचिंग के थ्रू जो है वह अपकमिंग कोचेज और अपकमिंग जो लोग हैं, जो टीम के साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको यह बात बताते हैं। और क्या है कि जब इसी नॉलेज को आप एथलीट के साथ इस्तेमाल करते हो तो वह बन जाता है अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दो पार्ट हो गए, वन इज एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है
कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो यहाँ पर यहाँ जो हेडिंग है, वह हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसा कि आप लोग तब से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और इससे आपको समझ में आएगा। इट एम्स टू इंप्रूव बोथ द स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड जनरल वेलबींग ऑफ द एथलीट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करती है, खेल मनोविज्ञान क्या करता है, एक तो खिलाड़ी जो खिलाड़ी हमारा खेल रहा है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है, इसके ऊपर काम करता है। और परफॉर्मेंस के अलावा वह खिलाड़ी एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग बने, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, वह उसकी, हम लोग जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और उसकी डेवलपमेंट से, उसके विकास से कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है उसका परफॉर्मेंस। तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पर्पज जो है, या मतलब जो एक पर्पज है, वो पर्पज होता है कि उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को सुधारना, और जो उसका लॉन्ग टर्म पर्पज है वह पर्पज है कि खिलाड़ी की जो जनरल वेलबींग है, खिलाड़ी की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसको डेवलप करना। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वह इन दोनों उद्देश्यों से काम करती है कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को सुधारना और उसकी ओवरऑल वेलबींग, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे। ठीक है। It involves the study of how psychological factors affect performance and how participation in sports and exercise affects psychological and physical factors. So this is the thing I was talking about in the definition, that it has got two parts. One part is how psychological factors affect the athlete performance, means how his motivation, how his attitude, how his cognitive capabilities, how his emotional capabilities are affecting his performance. One part is that. Another part is how his sport performance is affecting himself. How his sport performance is affecting himself. Means if a player is winning regularly, then the level of motivation, the level of attention, and many more things will be different from a player who is continuously losing, and a player who is sometimes winning and sometimes losing. So sports psychology studies how these psychological factors affect a player's performance and how a player's performance affect these psychological factors. कि कैसे जो है हमारे जो मनोवैज्ञानिक ये फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा मोटिवेशन, हमारा इमोशनल कैपेबिलिटीज, हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी अटेंशन कंसंट्रेशन, ये हमारी परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित कर रही है, और हमारी परफॉर्मेंस यानी कि हम जीते या हारे या हारते जीतते रहते हैं, तो इन चीजों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है यह इन दोनों चीजों की स्टडी करती है। The goal of applied practice is to optimize performance and enjoyment through the use of psychological skills and the use of psychometrics and psychological assessment. ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो अप्लाइड आपने पढ़ा, अप्लाइड, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दो पार्ट हैं, एक एकेडमिक पार्ट है, एक अप्लाइड पार्ट। तो अप्लाइड पार्ट जो है उसका अप्लाइड पार्ट का गोल क्या है कि परफॉर्मेंस को हम लोग ऑप्टिमाइज करें, मतलब बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस जो एक प्लेयर कर सकता है उसको उस लेवल पर लेके जाए, और उसका जो एंजॉयमेंट है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, जो गेम को एंजॉयमेंट है, उसको हम लोग बेहतर से बेहतर लेवल पर रखें। और ये कैसे होगा कि जो हम साइकोलॉजिकल स्किल्स जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग के माध्यम से जो है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करें, और उसके अलावा बीच बीच में हम टेस्ट करके देखते रहें कि किस चीज के अंदर हमको अभी थोड़े से टेस्ट करके पता चलता है किस चीज के अंदर हमको अभी थोड़े से और सुधार की जरूरत है, यानी किस चीज के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट है, एंड it aims to help the sport person deal with pre-competitive stress and anxiety which is debilitative to their sports performance. इसके अलावा एक और जो मेजर पार्ट इसका होता है कि most of the times we have seen that some players feel this pre-competitive stress and anxiety. Before going to a competition, they start feeling nervous, they start feeling stressed. So sports psychology is also dealing with this kind of
issues, pre-competitive stress and anxiety which debilitates their sports performance, जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर जिसका बहुत ज्यादा निगेटिव असर पड़ता है। हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर जिनको इस तरह की परेशानी होती है, वह अब जब इस तरह की परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन जब किसी बड़े कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वहां इस तरह की परेशानियां सामने आने लगती हैं। तो हमको इन चीजों पर भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वह इन चीजों पर भी काम करती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट जो हैं वह क्या क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दो पार्ट थे, एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो एकेडमिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर मैंने दो पार्ट बताए थे कि टीचिंग है, रिसर्च। ठीक है, टीचिंग है, रिसर्च। ठीक है, तो जैसे मैंने वो पार्ट आपको समझाई थी कि तीन भूमिकाएं, तीन तरह के रोल जो हैं वह स्पोर्ट और एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट वह निभाते हैं। पहला रोल है रिसर्च, जैसा कि उसमें बताया गया था कि रिसर्च करते हैं कि फैक्टर्स, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मान लो कि हम ये कहते हैं, बॉक्सिंग के गेम को ले लेते हैं कि बॉक्सिंग के गेम में हम मान लो कि एक हमारे दिमाग में विचार आता है, हमारे दिमाग में ख्याल आता है, वी हैव अ थॉट while interacting with the boxing team that do we need more aggressive players for performing well in boxing or the players should be a less aggressive one। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक रिसर्च आइडिया आया कि बॉक्सिंग के गेम के लिए क्या एग्रेसिव प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं या कम एग्रेसिव प्लेयर ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या एग्रेसिव प्लेयर की बॉक्सिंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है या कम एग्रेसिव प्लेयर की बॉक्सिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो यह जो है एक रिसर्च का विषय बन गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जब भी टीम के साथ डील कर रहा है तो वहां पर टीम है, टीम में 25-30 मेंबर्स हैं और बहुत सारे लोगों को आप बहुत सारे वहां पे देख रहे हैं। तो एक रिसर्च का क्वेश्चन बन गया कि क्या मतलब एग्रेसिव प्लेयर अच्छा होता है या कम एग्रेसिव प्लेयर अच्छा होता है। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, मैं इसके ऊपर खोज करने की कोशिश करूंगा, मैं इसके ऊपर प्रयोग करने की कोशिश करूंगा, कि देखने की कोशिश करूं कि अभी तक का रिकॉर्ड देखूं और दूसरे तरीकों से देखूं कि ऐसा भी हो सकता है ना। रिसर्च करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि एक रिसर्च करने का तरीका ये होता है कि मान लो कि कोई प्लेयर है वो कम एग्रेसिव है और वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं उसको एग्रेसिव भी बना सकता हूँ, मैं उसको एग्रेसिव बना सकता हूँ। मैं उसके कोच से कह सकता हूँ कि कोच आप इसको कुछ ऐसा बोलो जिसकी वजह से, मतलब हो सकता है कि कोच ये बोले कि नेशनल टीम का सिलेक्शन होने जा रहा है और आज के मैच में अगर मतलब तुम्हारा तो सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो चलो तुम ऐसे ही करते रहो। तो क्या होगा इससे, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या है कि एक साइकोलॉजिकल फीलिंग प्लेयर के अंदर पैदा की जा रही है, प्लेयर को एग्रेसिव बनाया जा रहा है ना। जब कोच ऐसा बोलेगा तो प्लेयर क्या होगा, प्लेयर एग्रेसिव फील करेगा, क्या मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एग्रेशन, कई बार ऐसा होता है कि एग्रेशन पैदा करके भी रिसर्च करते हैं कि कम एग्रेशन में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एग्रेशन बढ़ा तो परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस तरह से रिसर्च करके मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि एग्रेशन की बॉक्सिंग परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि मोटिवेशन का क्या असर पड़ता है, मतलब ये एक वो हो सकता है एक, फिर और भी सोचने का तरीका हो सकता है कि मान लीजिए मोटिवेशन के लेवल का हम ये कह सकते हैं कि नेशनल गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक्स में क्या असर है। कि ऐसा है कि हाई मोटिवेशन लेवल पर आप मतलब नेशनल में आपका अगर मोटिवेशन लेवल हाई है तो आप नेशनल में अच्छी परफॉर्म करते हैं, आपका हाई मोटिवेशन लेवल है तो आप कॉमनवेल्थ में परफॉर्म करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हाई मोटिवेशन लेवल की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वह फ्लक्चुएट हो जाए ओलंपिक के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब रिसर्च का विषय है कि मोटिवेशन लेवल हमको कितना रखना है। जब हम कहते हैं कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए हमारा एराउजल लेवल, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारा एराउजल लेवल ऑप्टिमल होना चाहिए। तो ऑप्टिमल एराउजल लेवल का क्या मतलब होता है, ये सब रिसर्च का विषय है। ठीक है, तो हम रिसर्च करते हैं पहली बात, और फिर क्या होता है, एक पार्ट हो गया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का कि वह रिसर्च करता है। दूसरा पार्ट हो गया कि अब इस रिसर्च से हमको जो जानकारी मिलती है, इस रिसर्च से हमको जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी को मैं क्या करता हूं कि टीच करता हूं। जैसे आप लोग अपकमिंग कोचेज हैं,
आप लोग अपकमिंग कोचेज हैं, उसके अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ हैं, जो कोचेज हैं, उनको इसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में जब मैं रिसर्च करता हूँ तो उससे जो जानकारी मिलती है वह मैं उन सारे लोगों के बीच में बांटता हूँ। तो यह टीचिंग हो गया, ठीक है। हो सकता है कि एथलीट्स को भी टीचिंग की जाती है, कि एथलीट को भी जो है वह इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कि धीरे धीरे जो है जब वह मैच्योर हो, जब वो एक मैच्योर एथलीट बने, तो मैच्योर एथलीट बनने की प्रोसेस में जो है यह सारी जानकारी उसको पता चले, ठीक है। तो रिसर्च एंड टीचिंग। और तीसरा पार्ट हुआ कंसल्टिंग। कंसल्टिंग जैसा मैंने आपको कहा कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, जब हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए जब हम एथलीट के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंसल्टिंग। सो there are 3 roles that sports psychologists are doing. One part is research, another part is teaching, and the third part is consulting. Okay, consulting is one-to-one interaction with the athlete to improve his sports performance and remove any psychological problems which the player might be having because of going to a big competition, or because of anything else like pressure from family, pressure from team, or something else. Okay, so that part is handled under the consultation. Okay, अब हम आते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं अर्ली ईयर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो शुरू के साल थे 1875 टू 1924, 1875 टू 1924 का जो टाइम है, तो उस टाइम में क्या क्या हो रहा था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उस समय जो है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का वो जो समय था जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एकदम मतलब अपने अर्ली ईयर्स में थी, जब एकदम मतलब पैदा हुई थी, आप कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कहें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जब पैदा हुई थी तो क्या हो रहा, 1875 के आसपास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पैदा हुई थी, और जब पैदा हुई थी तो क्या क्या हो रहा था उस समय। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को शुरू किया था जिनका नाम था नॉर्मन ट्रिपलेट। आप लोग नाम देख रहे होंगे, ट्रिपलेट 1899। तो नॉर्मन ट्रिपलेट नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर एक प्रयोग किया। जैसे मैं बहुत सारे प्रयोगों के बारे में आपको बता रहा हूं कि हम इस पर भी प्रयोग कर सकते हैं, हम उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर प्रयोग किया। इनके प्रयोगों का जो सब्जेक्ट था, द सब्जेक्ट ऑफ इट एक्सपेरिमेंट्स वाज पर्सनैलिटी एंड मोटर लर्निंग, ठीक है। तो जो मैं बात कह रहा हूँ ना, जैसे आप अलग अलग गेम से हैं, कोच बनने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने हो सकता है थोड़ी बहुत कोचिंग की भी होगी, अच्छे लेवल पे भी कोचिंग की होगी। तो एक चीज आप हमेशा देखते होंगे कि किस तरह की पर्सनैलिटी का बच्चा जो है वह आपके गेम के जो स्किल्स है उनको जल्दी सीख जाता है ना। ये आप हमेशा सोचते होंगे कि आपके गेम के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी फिट होती है। कोई मतलब पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व, किसी का व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन व्यक्तित्व के अंदर ये सारा, जैसे व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन किसी का, जैसे हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड, किसी का डिसिप्लिन, किसी का मोटिवेशन लेवल, किसी का जैसे सोचने समझने की क्षमता, ये सारा कुछ जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा। एक अगर मैं पर्सनैलिटी को जो है मोटे शब्दों में डिफाइन करूं तो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के अंदर ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो कौन सा व्यक्तित्व जो है, कौन सा पर्सनैलिटी का एथलीट जो है वो आपके गेम को सूट करता है, इसी को मतलब अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको कहा जाएगा मोटर लर्निंग। मतलब आप जो गेम की स्किल्स सिखा रहे हैं, अगर आप बॉक्सिंग के अंदर हैं और आप जो हुक एंड जैब एंड वो सारी चीजें सिखा रहे हैं, तो दैट इज मोटर एक्टिविटी, ठीक है। वह मोटर एक्टिविटी है और उसको सीखने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है मोटर लर्निंग, ठीक है। हॉकी के अंदर जब आप डिफरेंट तरह की ड्रिल्स, डिफरेंट तरह की चीजें जो आप करते हो, वह सारी मोटर एक्टिविटीज है, और उनको जो सीखने की प्रक्रिया है वो मोटर लर्निंग कही जाएगी। तो किसी भी गेम की जो स्किल्स होती हैं वो सारी मोटर एक्टिविटी होती है, उनको सीखने की प्रक्रिया जो है वह मोटर लर्निंग कहलाती है। तो नॉर्मन ट्रिपलेट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स का जो सब्जेक्ट था वह था कि पर्सनैलिटी एंड मोटर लर्निंग, पर्सनैलिटी और मोटर लर्निंग में क्या रिलेशन होता है, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग जो है वह मतलब वो जल्दी सीख जाते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग देर से सीखते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग किस गेम को जल्दी सीखते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग किस गेम को जल्दी नहीं सीख पाते, ठीक है।
तो नॉर्मन ट्रिपलेट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए 1899 में, और यही समय था जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जन्म हुआ। तो इन्होंने जो सारे एक्सपेरिमेंट किए शुरू में, अब जैसे एक्सपेरिमेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि एक्सपेरिमेंट जो है, प्रयोग जो है या रिसर्च जो है वो लेबोरेटरी के अंदर किए जाते हैं, प्रयोगशाला के अंदर किए जाते हैं, और एक तरीका होता है जब ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वह फील्ड के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, जहां पर गेम होता है, जहां पर गेम खेला जाता है, या जहां पर जिस बिहेवियर को हम स्टडी करना चाहते हैं वह नेचुरली होता है, ठीक है। द बिहेवियर विच वी वांट टू स्टडी नेचुरली हैपेंस एट दैट प्लेस इज कॉल्ड अ फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, सो जिस व्यवहार की हम स्टडी करना चाहते हैं वो नेचुरली जिस जगह पे होता है उस जगह को हम लोग कहते हैं फील्ड बेस्ड, ठीक है। तो यह एक्सपेरिमेंट हो गया फील्ड बेस्ड, और जो लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है उसको हम कहते हैं लैब बेस्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दे दूं, जैसे मैंने आपको कहा कि एग्रेशन की बात करी, एग्रेशन में बॉक्सिंग में एग्रेशन की, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि हो सकता है दो एग्जांपल हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं कोच को कह दूं कि कोच आप इस प्लेयर को बोल दो कि ऐसा ऐसा होने वाला है और तुम जो है वो सिलेक्ट नहीं होने वाले हो, तो ठीक है जैसा मर्जी है वैसे खेल, ठीक है। यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं जो एग्रेशन है उसको अपने तरीके से बढ़ा घटा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि यह एक मतलब कंट्रोल्ड स्टडी कह सकते हो, लैब रिलेटेड स्टडी कह सकते हो कि यह प्रयोगशाला की तरह से स्टडी हो रहा है, जहां पर मैं जो एग्रेशन है उसको अपने तरीके से बढ़ा घटा रहा हूं, ठीक है। एक दूसरा तरीका इस स्टडी को करने का ये हो सकता है कि मैं उन स्टडी मैं प्लेयर्स का एग्रेशन चेक करूं कि जैसे डिफरेंट प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर जो है वो अलग अलग तरीके से खेलता है, हर प्लेयर के एग्रेशन का लेवल अलग अलग होगा। तो मैं जो कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव प्लेयर में, मैं उन्हीं प्लेयर्स को लूं जो ज्यादा एग्रेसिव है, उन्हीं प्लेयर्स को लूं जो कम एग्रेसिव है। तो यह हो जाएगा कि वो प्लेयर जो नॉर्मली अपने फील्ड के ऊपर खेल रहा है उनको वहां पर यह प्रयोग करने से ये नॉर्मल वाली स्टडी होगी, और जो मैं कोच से बोल रहा हूँ कि एग्रेशन को बढ़ाओ घटाओ तो वह लैब बेस्ड टाइप का होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक लैब बेस्ड और एक फील्ड बेस्ड। आगे आपको फील्ड बेस्ड के बारे में भी पता चलेगा, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि अर्ली ईयर्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो वहां पर जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स थे वह बेसिकली लैब बेस्ड थे। प्रयोगशाला के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें करने की कोशिश की थी कि पर्सनैलिटी और मोटर लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उस समय अर्ली ईयर्स में टीचिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं हो रही थी, और कंसल्टेशन विद एथलीट्स वाज नॉट एट ऑल बीइंग डन, ठीक है। तो अर्ली ईयर्स का ये हाल था 1875 टू 1924 जब नॉर्मन ट्रिपलेट थी। उसके बाद एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ का पीरियड जो है वो 1925 टू 1938, इसको हम ग्रिफिथ एरा कहते हैं। ग्रिफिथ एरा यानी कि ग्रिफिथ का युग, कोलमैन ग्रिफिथ का युग, ठीक है, उनका टाइम, कोलमैन ग्रिफिथ एरा, ठीक है। कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि यह खेल मनोविज्ञान के सच्चे अर्थों में जनक है, पिता कहा जाएगा। खेल मनोविज्ञान के सच्चे अर्थों में खेल मनोविज्ञान के जनक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलमैन ग्रिफिथ ने क्या किया कि जब ये आए तो इन्होंने कंडक्टेड अ सिस्टमैटिक प्रोग्राम ऑफ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड रिसर्च, यानी कि इन्होंने चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से बनाया कि क्या होना चाहिए, कि क्या थ्योरेटिकल रिसर्च के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। हम थ्योरेटिकल रिसर्च कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल रिसर्च में ये हो सकता है कि थ्योरेटिकल रिसर्च की मतलब थ्योरेटिकल रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए, अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों ने इनका जो है एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाया, लेकिन इनका भी जो सारे इन्होंने भी जो ज्यादातर स्टडीज की हैं वह लैब बेस्ड थी, वह प्रयोगशाला में की गई थी। लैब बेस्ड स्टडी, जैसा मैं पिछले में बता रहा था कि लैब बेस्ड क्या होता है, तो लैब बेस्ड थी। और टॉपिक्स जो है वह इन्होंने जो स्टडीज की वो टॉपिक्स फोकस कर रहे थे मोटर लर्निंग एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस है उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, लर्निंग की जो स्पीड है और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अगर कोई प्लेयर है वह फास्ट लर्न करता है तो उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर कोई प्लेयर स्लो लर्न करता है तो उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो
जैसे इन्होंने फुटबॉल के स्टैंड के बारे में स्टडी करी कि अगर लर्निंग की प्रोसेस जो है वह उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। कोलमैन ग्रिफिथ जो फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, उन्होंने इस तरह की स्टडीज की। उन्होंने टीचिंग भी शुरू करी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की टीचिंग को भी उन्होंने स्टार्ट किया। आपने लास्ट इसके अंदर देखा कि टीचिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन कोलमैन ग्रिफिथ के टाइम में कोलमैन ग्रिफिथ ने टीचिंग स्टार्ट की, डेवलप्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्लास एंड टॉट प्रिंसिपल्स इन सेवरल क्लासेस। तो इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो सारे प्रिंसिपल्स जिनके बारे में, सारे नियम जिनके बारे में हम पूरी बात करेंगे अपनी क्लासेस के दौरान, तो इसको इन्होंने बहुत सारे क्लासेस के अंदर पढ़ाया। कंसल्टिंग के अंदर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इन्होंने ये मेजर बुक्स हैं जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग की मतलब कोचिंग के अंदर मनोविज्ञान का क्या रोल है, साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग, इसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी। साइकोलॉजी इन एथलेटिक्स, तो साइकोलॉजी और एथलेटिक्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी। इसके अलावा इन्होंने आउटलाइन फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में एक रूपरेखा बताई, एक आउटलाइन बताई कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वह क्या क्या करता है, इसके बारे में आउटलाइन किया। एंड कंसल्टेड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ इलिनॉइस एथलेटिक टीम, तो इलिनॉइस एक जगह है, तो इलिनॉइस के एथलेटिक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इन्होंने कंसल्टेशन भी किया, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इन्होंने कंसल्टेशन, बहुत सारे प्लेयर्स को इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कंसल्टेशन दिया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के सेशंस दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोलमैन ग्रिफिथ का टाइम आया, कोलमैन ग्रिफिथ यानी कि नॉर्मन ट्रिपलेट के टाइम में जो था, उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन केवल थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और एक्सपेरिमेंट से आगे नहीं बढ़े हुए। लेकिन कोलमैन ग्रिफिथ के टाइम में क्या हुआ कि कोलमैन ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, एक्सपेरिमेंट्स के बाद उससे जो नॉलेज मिली उसकी टीचिंग भी की, और टीचिंग के अलावा उस नॉलेज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था वह कंसल्टिंग भी की, और उन्होंने बुक्स भी लिखी। इसीलिए जो है कोलमैन ग्रिफिथ का जो टाइम है, कोलमैन ग्रिफिथ को हम लोग कहते हैं कि कोलमैन ग्रिफिथ इज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। अब कोलमैन ग्रिफिथ के बाद क्या होता है, कोलमैन ग्रिफिथ के बाद डार्क एज शुरू हो जाती है। डार्क एज का क्या मतलब होता है? डार्क एज जैसा शब्द से लग रहा है कि डार्क एज, अंधेरे का समय, ठीक है, अंधेरे का समय। मतलब कि जब क्या होता है डार्क एज, किसी भी फील्ड में डार्क एज उस समय को कहते हैं जबकि उस फील्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि डार्क एज है किसी चीज की, साइंस की डार्क एज है, जब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, बहुत सारे लोग अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि ये साइंस के लिए डार्क एज है, ये साइंस की डार्क एज है। कोई साइंस को नहीं मान रहा है, सब लोग जो है वो अंधविश्वास को मान रहे हैं, तो साइंस की डार्क एज है। तो वैसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर डार्क एज आई। डार्क एज का मतलब कि वह समय जबकि उस क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। डार्क एज 1939 टू 1964, 1939 टू 1964 के टाइम को डार्क एज कहा जाता है, ठीक है। इस समय में क्या हुआ कि एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम कोलमैन ग्रिफिथ ने जो था वह एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कोलमैन ग्रिफिथ ने टीचिंग करना शुरू कर दिया था, कोलमैन ग्रिफिथ ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था, उन्होंने कंसल्टेशन भी शुरू कर दिया था, उन्होंने बुक्स भी लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीका दे दिया था, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड रिसर्च, तो उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक तरीका दे दिया था। लेकिन क्या हुआ, फिर से वापस लौट के क्या हुआ कि रिसर्च, डार्क एज में रिसर्च जो था वह लिटिल सिस्टमेटिक लैब बेस्ड रिसर्च जो था, रिसर्च की प्रोसेस जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई डार्क एज के अंदर। फिर से रिसर्च जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। एक दो लोगों ने रिसर्च किया, एलन स्लैटर हैमिल, इन्होंने मोटर लर्निंग के ऊपर रिसर्च किया। जैसे हम लोग बार बार बात करें कि मोटर लर्निंग क्या है, मोटर लर्निंग गेम स्किल्स को सीखने का, जो गेम स्किल्स जो है वह मोटर प्रोसेसेस है, उनको सीखने की प्रक्रिया जो है वह मोटर लर्निंग कहा जाएगा। तो एलन स्लैटर हैमिल ने मोटर लर्निंग के ऊपर रिसर्च किया था। एमा मैक्वाई ने मोटर एबिलिटीज के ऊपर, मोटर एबिलिटीज की हम एक मतलब क्षमताएं की, जो गेम स्किल्स को सीखने की जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर एमा मैक्वाई ने ये एक दो के अलावा बाकी और कोई रिसर्च 1939 टू 1964 के पीरियड में, यानी कि ऑलमोस्ट 15 इयर्स जो था वो लगभग नो रिसर्च वर्क था। उसके बाद टीचिंग में एक जॉन लॉथर थे, जॉन लॉथर ने एक बुक लिखी थी
साइकोलॉजी एंड कोचिंग, और साइकोलॉजी एंड कोचिंग बुक लिखने के अलावा थोड़ा बहुत उन्होंने टीचिंग का भी काम किया था। तो जॉन लाथर, थोड़ा बहुत जॉन लाथर नाम के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत टीचिंग का काम किया था। कंसल्टेशन के अंदर मिनिमम कंसल्टेशन में कंसल्टेंट, तो यहाँ पर क्या था कि कंसल्टेशन का काम जो था वह बिल्कुल भी ऑलमोस्ट नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिसर्च भी मिनिमल था, टीचिंग भी मिनिमल थी, और उसके अलावा जो था वह कंसल्टेशन भी मिनिमल था। डार्क एज में ऐसा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि कंटेम्परेरी टाइम आता है। कंटेम्परेरी का क्या मतलब होता है? समसामयिक। कंटेम्परेरी का मतलब है समसामयिक, मतलब कि अभी जो टाइम चल रहा है उसको हम कहेंगे कंटेम्परेरी टाइम। तो कंटेम्परेरी टाइम आया 1965 टू प्रेजेंट, अभी तक का जो समय है 1965 से लेकर के अभी तक का जो समय है उसको हम कहेंगे कंटेम्परेरी टाइम, यानी कि जो समसामयिक अभी का जो समय चल रहा है उसके बाद। तो अभी क्या, उसके अलावा मतलब कहां से शुरुआत हुई और क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो रिसर्च के अंदर क्या हुआ, इन 1981 मार्टिन्स स्मोक्स टू जॉक्स आर्टिकल प्रोमोटेड फील्ड रिसर्च। ठीक है, तो अब रेनर मार्टिन्स नाम के एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, रेनर मार्टिन्स, उन्होंने 1981 में एक आर्टिकल पब्लिश किया है, स्मोक्स टू जॉक्स। यहाँ पर स्मोक्स टू जॉक्स का क्या मतलब था? स्मोक्स टू जॉक्स का जो इसका मीनिंग था, इसका मीनिंग ये था कि जो अभी तक आपने देखा कि रिसर्च की जो प्रोसेस थी वो पूरी तरह लैब बेस्ड थी। रिसर्च की प्रोसेस जो थी वो लैब बेस्ड थी। तो रेनर मार्टिन्स ने ये जो आर्टिकल लिखा स्मोक्स टू जॉक्स, इसके अंदर इन्होंने इस बात को कहा कि यह रिसर्च जो है ये लैब बेस्ड ना होकर के फील्ड बेस्ड होना चाहिए। इस बात को इन्होंने स्मोक्स टू जॉक्स आर्टिकल, जो ये एक बहुत मतलब फेमस नाम है स्मोक्स टू जॉक्स, ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने इसी बात को एम्फेसाइज किया था कि रिसर्च जो है वह लैब बेस्ड ना होकर के, क्योंकि आपने अभी सारे पुराने एरा में, चाहे वो अर्ली एरा हो, चाहे वो ग्रिफिथ एरा हो, चाहे डार्क एरा हो, आपने सबके अंदर देखा कि सारे रिसर्च जो थे वो लैब बेस्ड थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं कोच को कहता हूं कि आप जो है एग्रेशन लेवल प्लेयर्स के अंदर आप एग्रेशन लेवल को बढ़ाइए घटाइए, और मैं उसके ऊपर देखूंगा कि फिर उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लैब बेस्ड रिसर्च करते हैं ना, तो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता। ठीक है, अब मान लो प्लेयर को हम प्लेयर खेल रहा है, मैं वहां प्लेयर लैब के अंदर है, तो प्लेयर भी यह बात समझ सकता है कि जरूर मेरे ऊपर कुछ काम चल रहा है, जरूर मेरे साथ कुछ नया हो रहा है कि मुझे लेबोरेटरी में बुलाया गया है, कोच साहब ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, तो प्लेयर ये बात समझ सकता है कि मेरे साथ कुछ नया हो रहा है। यानी कि उसका जो नेचुरल बिहेवियर है, उसका जो सामान्य व्यवहार है, वह सामान्य व्यवहार नहीं दिखाई देगा। तो अगर वह अपना सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, तो मेरी जो एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स ट्रू नहीं होगी, वो फाइंडिंग्स सबके ऊपर लागू नहीं होंगी। अगर प्लेयर के सामान्य व्यवहार को स्टडी ही नहीं किया मैंने, तो मैंने जो फाइंडिंग्स निकाली वो फाइंडिंग्स सबके ऊपर लागू कैसे हो सकती है? ठीक है, तो यह चीज जो है वह मतलब रिसर्च के लिए नुकसानदायक थी। तो रेनर मार्टिन ने स्मोक्स टू जॉक्स आर्टिकल में कहा कि आप लोग फील्ड बेस्ड रिसर्च करिए। फील्ड बेस्ड रिसर्च का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एग्रेशन देखना चाहता हूँ कि एग्रेशन के डिफरेंट जो लेवल्स हैं उसका परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो मैं यह काम जो है वह जा करके रिंग के पास करूँ, जहां पर मैं प्लेयर्स को पहले अपने प्लेयर्स को बिना बताए मैं छांटू कि कौन प्लेयर है जिसका एग्रेशन का लेवल ज्यादा है, कौन सा प्लेयर है एग्रेशन का लेवल कम है, और मैं ये देखने की कोशिश करूं कि एग्रेशन के लेवल का परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। वहां प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और वो अपना नेचुरल बिहेवियर करेगा। वह अपना जब नेचुरल बिहेवियर करेगा तो मुझको उससे जो फाइंडिंग्स मिलेगी, वह फाइंडिंग्स जो है वह सारे प्लेयर्स के ऊपर लागू है। तो इसलिए रेनर मार्टिन्स ने जो था वह फील्ड बेस्ड रिसर्च को जो है वह उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो